हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस। आज के अंक में हम 18 जून 2024 के 3 प्रमुख समाचारों को देखेंगे। इसमें से पहला मुद्दा है कि भारत के और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आपस में मीटिंग किए हैं। मतलब अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन दो दिवसीय दौरे पर भारत में हैं। इसी दौरान एनएसए की बैठक हुई है और उस बैठक में एक कह सकते हो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर एक समिति बनी है दोनों एनएसए के बीच में। उसकी दूसरी बैठक में ये दोनों लोग शामिल हुए हैं और भारत अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी, डिफेंस और जो महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर जो समझौते हैं कई सारे, उस पर पुनः बल दिया गया है। ठीक है, तो इस पर हम देखेंगे। दूसरा मुद्दा है कि अगर आप लोगों को पता होगा कि कल कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो है पश्चिम बंगाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, क्योंकि पीछे से एक मालगाड़ी ने उसे टक्कर मार दिया था और वो बताया जाता है कि मालगाड़ी लाल रेड सिग्नल को जंप करके पीछे से टक्कर मारा है। और इसी तरह की पहले भी एक घटना हुई थी उड़ीसा में। तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो रेलवे विशेषज्ञ एक एंटी कोलिजन अवॉइडेंस के लिए एक प्रणाली है भारत की जो है आरडीएसओ ने, रेलवे के जो रिसर्च विंग है लखनऊ स्थित, उसने डेवलप किया है कवच। उसके महत्व को उजागर करते हैं। अगर कवच उस सिस्टम वहाँ पे लगा रहता तो 15 किलोमीटर, अगर कोई ट्रैक, एक ही ट्रैक पे 2 गाड़ियाँ हैं, अगर ड्राइवर ने किसी रेड सिग्नल को जंप किया है तो वो अगर गाड़ी 15 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड से चलती है तो ट्रेन ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देती है। तो ऐसे में इस तरह के अवॉइडेंस कोलिजन को रोका जा सकता है, तो उसको भी थोड़ा समझेंगे। तीसरा मुद्दा है, हालांकि ये पिछले महीने का है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में इस पर एक्सप्लेनेशन दिया है कि 46वां अंटार्कटिक संसद या अंटार्कटिक संधि को लेकर एक कंसल्टिव ग्रुप या कंसल्टिव पार्टनर या सलाहकारी भागीदारों की बैठक हुई थी। भारत भी उसका सदस्य है। कोची में, केरल के कोची में हुई थी, लगभग 10 दिन तक चली थी और उसमें कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा किया गया है। तो उसको लेकर हम पूरा समझेंगे कि क्या उसमें मुख्य बिंदु क्या थी, भारत का क्या पहलू रहा है, भारत का क्या बल रहा है, अंटार्कटिक संधि क्यों लाई गई थी, उसकी क्या विशेषताएं थी और अंटार्कटिक को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है। तो ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं अपना। देखिए, ये अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है भारत में देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ब्रजेश मिश्रा जो उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे और प्रमुख सचिव भी थे, उस दौरान से चर्चा में रहा। अमेरिका में तो पहले से ही रहा है और यह प्रधानमंत्री को सुरक्षा के मामले में या सरकार को सुरक्षा के मामले में, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में सलाह देने की एक प्रमुख संस्था होती है, या जो कह सकते हो कि सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक हितों पर ज़्यादा कह सकते हो कि तकनीकी रूप से जानकारी या उस पे काम करने को बल देती है। और हमारे ये एनएसए डोभाल साहब तो तीसरी बार फिर से बने हैं और हमारे यहाँ के तो इन्हें जेम्स बॉन्ड कहा ही जाता है। तो इन दो, एक जो जैक सुलिवन का तीसरी मोदी सरकार के दौरान ये पहली अमेरिकी किसी अधिकारी की दौरा है। और प्रोटोकॉल में भी देखा जाए तो, वरिष्ठ महत्व में देखा जाए तो राष्ट्रपति वहाँ के विदेश मंत्री के बाद ये तीसरे नंबर पे आते हैं। अगर मंत्री लोगों को छोड़ दिया जाए तो, अगर विदेश मामलों में देखा जाए तो तीसरे नंबर पे आते हैं। तो ऐसे में ये दौरा महत्वपूर्ण है। इनके दौरान कुछ बातें हुई है, कुछ चर्चा हुई है, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चर्चा में क्यों है। क्योंकि अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन भारत के 2 दिन के दौरे पर थे और इस यात्रा के दौरान नई दिल्ली में अमेरिकी एनएसए और भारत के एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET, ठीक है, पर गठित समिति की दूसरी बैठक में दोनों देशों के बीच कई अहम फैसलों पर बातचीत हुई थी। और ये ICET या क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर जो ये है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 24 मई 2022 में, जब टोक्यो में क्वाड की बैठक हो रही थी। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये फैसला किया गया था कि महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर एक भारत अमेरिका पहल होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी हैं उनको लेकर दोनों देश आपस में सहयोग कर सके, इसके लिए एक समिति बनाई थी।
और इसका दोनों देश के जो प्रमुख एनएसए हैं वो इसके सह अध्यक्ष होते हैं और ये दूसरी बैठक हो रही है उसके बाद। और इस वार्ता के दौरान जो प्रमुख बिंदु है वो निम्नलिखित है और इसमें कोई नया नहीं है। जब याद होगा पिछले साल प्रधानमंत्री जी जब गए थे अमेरिका के स्टेट विजिट पे, तो वहाँ पे जो विभिन्न समझौते हुए हैं एक दूसरे के पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, जब वो पिछली बार समझौते हुए थे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समझौते के बारे में कहा था कि ये समझौता अंतरिक्ष से लेके सागर की गहराई तक है, यानी इतना व्यापक ये समझौता है भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और स्ट्रेटेजिक भागीदारी को। इसमें रक्षा भी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी है, क्रिटिकल मटेरियल भी है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भी है। और यानी सिर्फ प्रौद्योगिकी ही नहीं है, विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय के बीच कॉन्ट्रैक्ट भी है, वहाँ उसमें बहुत सारे डिटेल में था। उसमें जो इन चीज़ों से जुड़ा है क्रिटिकल और उभरती प्रौद्योगिकी, उसको लेकर इसमें चर्चा हुई है। जैसे देखिए इसमें रक्षा नवाचार और औद्योगिक सहयोग पर गहन बनाने पर बात हुई है। उसी पिछली बार जब मैं जैसे ये बता रहा हूँ कि ये उन्हीं मुद्दों पे चर्चा हुई है जो पिछली बार मोदी जी जब स्टेट विजिट के दौरान गए थे, तो दोनों देशों के बीच जिन मुद्दों पर, जिन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है, उन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ें इस पे चली है। जैसे वहाँ पे बात हुआ था कि भारत अमेरिका से MBQ-9B जो है प्लेटफॉर्म या कह सकते हो ड्रोन लेगा, जैसे हम ड्रोन कहते हैं, हालांकि उसको सिर्फ ड्रोन कहना नहीं है, लेकिन ये एक ड्रोन सिस्टम है, काफ़ी इफ़िशियंट ड्रोन सिस्टम है जो भारत नौसेना के लिए, अपने थल सेना के लिए और वायुसेना के लिए लेना चाहता है। इसके जरिए जो है हमारी निगरानी, सीमाओं की निगरानी, बहुत बड़े हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या समुद्र में जो इस तरह की निगरानी की जा सकती है, हिमालय आदि की निगरानी की जा सकती है, और ज़रूरत पड़ने पर यह आक्रामक कार्रवाई भी करने में सक्षम है। और किसी फाइटर प्लेन की अपेक्षा ये ज़्यादा कह सकते हो कि अच्छे से काम कर सकता है और बहुत सस्ते पर ये काम कर सकता है। ठीक है, देखिए फाइटर प्लेन एक अलग बात है, लेकिन जो काम हम हमेशा फाइटर प्लेन से नहीं ले सकते हैं वो भी ये करने में सक्षम होता है। तो उस पर बात हुई है। साथ ही में सेना के लिए लड़ाकू वाहनों के लिए भी इसमें संयुक्त निर्माण की बात की गई है। हम अपने एक जैसे हमारा तेजस है, LCA तेजस, ये हमने खुद बनाया है, लेकिन उसकी समस्या ये है कि हमारे पास उसका इंजन बेहतर नहीं है। तो अब उसके इंजन और ये जो एयरक्राफ्ट होता है वो उसमें सबसे महत्वपूर्ण उसका इंजन ही होता है, क्योंकि वो कुछ घंटे बाद वो बदलना पड़ता है, चाहे आप उसको चलाएं चाहे न चलाएं। इसलिए इंजन किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट का बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है। भारत अपने तेजस को दूसरे संस्करण या स्टील्थ या 5th जनरेशन कह रहे हैं कोई लोग, उसको डेवलप करने को लेकर इंजन पे काम करना चाह रहा है। और उसको लेकर जैसे GE का F414 का इंजन जो है जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका की, उसका संयुक्त उद्यम या संयुक्त उत्पादन के बारे में, संयुक्त डेवलपमेंट के बारे में ये परियोजना पर भी, प्रगति पर इसमें चर्चा की गई थी। तो ये रक्षा के क्षेत्र में, औद्योगिक सहयोग के क्षेत्र में कुछ हुआ था। और इसको लेकर अगर औद्योगिक के देखें तो इसमें सारी चीज़ें हुई। अब उसके आगे है सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना, यानी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री दूसरी एक ऐसी चीज़ें है जो भारत और अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर, क्योंकि ये इस पे अभी तक देखा जाए तो जो दो चीन है ना, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी मेन चाइना लैंड और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना या जिसे ताइवान कहते हैं, लगभग ये दोनों को मिला दिया जाए तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को लेकर ये उस पर इनकी बादशाहत है, मोनोपोली एक तरह से कह सकते हो। और वो कहीं ना कहीं ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि IC चिप की महत्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो भारत और अमेरिका दोनों उसके विकल्प के रूप में पहल कर रहे हैं और उसको भी आगे करने के लिए खासतौर से जो रक्षा क्षेत्रों में है, जैसे कि प्रिसाइसिंग निर्देशित गोला बारूद, राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्रित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, इसके लिए सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और विनिर्माण का सह विकसित करने के लिए रणनीतिक साझेदारी है। दूसरा है उद्योग समूहों के बीच साझेदारी के निकट अवधि के अवसरों की पहचान करने
और पूरक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी प्रणालियों के दीर्घकालिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयास किया गया है। यानी इंडस्ट्री के समूहों के बीच में जो जल्दी जो सहयोग किया जा सके उसको, और जो भविष्य में और या दीर्घकालीन स्तर पे भी जो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री है, यानी जो कम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि कुछ हमारे पास नहीं है, कुछ इनके पास नहीं है, ये आपस में मिल गए कम्प्लीमेंट्री हो गई। ठीक है, तो जो कुछ अमेरिका के पास है वो भारत को मदद करेगा, जो भारत के पास है वो अमेरिका को मदद करेगा, और इस तरह से दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। किसके लिए? सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में। इस पर भी चर्चा की गई है। अगला जो है नागरिक और रक्षा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सहयोग, यानी अंतरिक्ष के क्षेत्र में सिर्फ नागरिक ही नहीं, रक्षा जो है अंतरिक्ष का जो रक्षा उपयोग होता है, उस दोनों क्षेत्रों में भारत और अमेरिका सहयोग करने को लेकर एक समझौता किए थे, उसको भी इसमें चर्चा किया गया है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी प्रगति हुई है। देखिए, एक तो पहला ये है कि अंतरिक्ष स्टेशन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा और इसरो के पहले संयुक्त अंतरिक्ष यात्री जो बनाएंगे, उसके पहल के लिए कौन सा अंतरिक्ष वाहन हो उसको सुनिश्चित करने का इसमें बल दिया जा रहा है। दूसरा है अंतरिक्ष में अंतर संचालन या इंटरऑपरेबिलिटी को गहरा करने के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग के लिए रणनीतिक रूपरेखा की भी बात की गई है। साथ ही में नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार या निसार जिसे कहा जाता है, ये संयुक्त रूप से विकसित करने का एक उपग्रह है जो 12 दिनों में 2 बार पृथ्वी की सतह की संपूर्णता से जो है कह सकते हो कि मानचित्रण या मैपिंग करेगा। उसको लेकर भी चल रहा है कि क्या क्या किया जा गया है या उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी। साथ ही में मई 2024 में पेंटागन अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है, उसमें आयोजित दूसरे उन्नत डोमेन रक्षा वार्ता के माध्यम से रक्षा अंतरिक्ष सहयोग को मजबूत करने की बात हुई है। इसमें भारत अमेरिका अंतरिक्ष टेबल टॉप अभ्यास शामिल है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित उभरते डोमेन पर द्विपक्षीय विशेषज्ञ आदान प्रदान करने की बात शामिल है। यानी अगर देखा जाए तो इस पूरे चर्चा के दौरान इसमें जितनी भी वार्ता हुई है वो प्रौद्योगिकी है या वो क्षेत्र है जो आगे आने वाले समय में महत्वपूर्ण है, और दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर इसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब अमेरिका की मजबूरी है कि वो भारत को एक तो चीन के एक कह सकते हो कि प्रतिद्वंदी के रूप में भी करना चाह रहा है, दूसरे चीन पे वो अपनी निर्भरता को भी कम करना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं उसके पास जो प्रौद्योगिकी है, उसके पास जो पूंजी है, उसको किसी न किसी के साथ तो उसको बांटना ही है, और भारत से ज़्यादा बेहतर उसे अवसर नहीं मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जब दोनों लोग काम करेंगे तो उसका फ़ायदा दोनों को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत को ही मिलेगा या सिर्फ अमेरिका को मिलेगा। साथ ही में अमेरिका इसके तहत रक्षा प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में जो भारत के साथ ये सहयोग कर रहा है, उसके तहत वो कहीं न कहीं भारत का जो रक्षा पूरा ज़रूरतें हैं जो अभी ज़्यादातर रूस पे निर्भर है, उससे हटाने की भी कोशिश कर रहा है, और भारत खुद भी उस जो उपकरणों पर के विकल्प के रूप में अपने यहाँ खुद रक्षा उद्योग डेवलप कर रहा है। अभी देखा जाए तो 20,000 करोड़ का पिछले साल निर्यात हुआ है, और अन्य विकल्प भी तलाश रहा है कि एडवर्स स्थिति में हमारा रक्षा सप्लाई डिस्टर्ब न हो। ठीक है, अगर देखा जाए कि इस वार्ता का कि किस स्वच्छ ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज साझेदारी भी हुई है। देख लीजिए, इसमें साथ साथ इसमें भी ये है कि खनिज सुरक्षा साझेदारी में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण अमेरिका के लिथियम संसाधन परियोजना या अफ्रीका में रेयर अर्थ भंडारण में सहनिवेश की बात की गई है। भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा निजी क्षेत्र के शोधकर्ताओं के बीच सहयोग का विस्तार करने के लिए भारत अमेरिका उन्नत सामग्री अनुसंधान एवं विकास मंच का भी किया गया है, यानी जो रेयर अर्थ मेटल है या लिथियम आयन है, इस पे भी सहयोग की इसमें बात की गई है। ठीक है, अगर देखा जाए कि अमेरिका की ये यात्रा और खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू का मुद्दा क्यों चर्चा में इसको कह रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए NSA सोलियन की यात्रा उस समय हो रही है जिसके कुछ दिन पहले, आज 18 तारीख है, 14 तारीख को अमेरिकी जो नागरिकता ले चुका है खालिस्तानी या उसको कह सकते हो जो भी कहो आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, उसका कथित तौर पे मर्डर का आरोप अमेरिका ने लगाया था, अमेरिकी रक्षा कह सकते हो कि सुरक्षा एजेंसियों ने लगाया था।
और एक कोई गुप्ता करके हैं, उन पर आरोप लगा था जो चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार थे, और वहाँ से 14 जून को वो उनका प्रत्यारोपण होकर जो है वो अमेरिका के जेल पहुँच गए हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये मुद्दा है ही, उस दौरान अगर आना है तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों देशों के बीच ये कुछ मुद्दे हैं, जिसमें से ये भी मुद्दा है गुरपतवंत सिंह पन्नू वाला, या कनाडा का निज्जर वाला मामला है, या अमेरिका के द्वारा भारत के लिए जो लोकतंत्र आदि को लेकर कमेंट्री आदि की जाती रहती है। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वो होता ना खटास या कम से कम कड़वाहट ला देते हैं। बाकी जो सहयोग के मुद्दे हैं वो किन क्षेत्रों में हैं, क्यों हो रहे हैं, वो मैं पहले बता ही चुका हूँ। तो ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसको और ज़्यादा डिटेल देखना है तो आपको पिछले साल वाला जाके वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें भारत अमेरिका के बीच डिटेल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर समझौता हुआ था। तो कहीं भी मिले उसको पढ़ लीजिएगा, उन्हीं को यहाँ पे मजबूत करने की बात की जा रही है। दूसरा हमारा समाचार है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटना ने भारतीय रेल के लिए उसके कवच प्रणाली के महत्व को पुनः उजागर कर दिया है। सोमवार को यानी कल पश्चिम बंगाल के एक जगह पे एक खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस में पीछे से एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी कई बोगियां हताहत मतलब देख ही रहे हैं ये स्थिति है। और इसमें अनुमान है कि 15 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और 60 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और ये जो मुद्दा है, अगर आप देखें कि ये हुआ कहाँ था, रंगापानी निजबाड़ी के पास हुआ था। और इसमें रेलवे विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन दोनों ट्रेनों के बीच घातक टक्कर को टाला जा सकता है यदि ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS मौजूद रहता। इसे कवच भी नाम दिया गया है। थोड़ा सा इसको हम ब्रीफ कर दें कि कैसे दुर्घटना हुई थी, तो आपको फिर समझने में आसानी हो जाएगी। ये रेलवे के अधिकारियों का कहना है, गुमनाम रखकर ही बातें बताते हैं न्यूज़पेपर में, कि उस दौरान जब मालगाड़ी ने सिग्नल क्रॉस किया था तो उसको उस समय सिग्नलिंग ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ख़राब थी। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के कारण सिग्नल अपने आप होता है, लेकिन ख़राब थी। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ख़राब होने के कारण स्टेशन मास्टर ने उसे एक अथराइज लेटर लिखा जाता है। रेड सिग्नल मतलब खतरा, तो उस रेड सिग्नल को अब ख़राब हो गया है तो ट्रेन कैसे जाएगी, तो वहाँ पे स्टेशन मास्टर लिख के देते हैं कि आपको अथराइज किया जाता है कि इस पर्टिकुलर सेक्शन से उस सेक्शन तक जिस सेक्शन में वो चीज़ें ख़राब रहती है आप फला लिमिट पे जाएंगे। अच्छा, मज़ेदार बात है कि वहाँ पे कुछ मैनुअल गलतियाँ ज़रूर हुई हैं, क्योंकि जो कंचनजंगा एक्सप्रेस है उसको भी इसी तरीके से भेजा गया था, और जब तक कि वो सेक्शन क्रॉस नहीं की थी उसी दौरान पीछे से एक मालगाड़ी को भी उसी प्रोसेस से छोड़ दिया जाता है। लेकिन लोग बताते हैं, जैसे अधिकारी बता रहे हैं, कि इसमें ड्राइवर की गलती ज़रूर है, क्योंकि जब ये चीज़ें छोड़ी जाती है तो उस समय गाड़ी की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे रखी जाती है, जबकि गाड़ी जब टकराई थी तो ये देखा जा रहा है, हालांकि अभी जांच के विषय होगा कि स्पीड 15 किलोमीटर से ज़्यादा थी। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर ये टैक्स या कवच रहता तो ये अगर ड्राइवर रेड सिग्नल जंप कर देता, इसके बाद ठीक है चलाने के लिए उसको मेमू मिलता, मेनू जो ऑर्डर है उससे चलता। अगर वो उसके बाद अगर वो 15 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा चलता और आगे कोई गाड़ी खड़ी मिल जाती, तो वो अगर ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता, यानी कि जब गाड़ी 15 किलोमीटर से ज़्यादा चल रही हो और ब्रेक नहीं लगाता, तो उस ट्रेन का ऑटोमेटिक सिस्टम खुद ही रोकना शुरू कर देता, अगर उसमें ये कवच या TCA यानी ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगा रहता। तो आइए ज़रा से इसको समझते हैं कि क्या है। अभी ये तक देखा जाए तो वर्तमान में कवरेज सिर्फ 1500 किलोमीटर में भारत में लगा है, और ओवरऑल भारत की रेलवे की लंबाई 68,000 किलोमीटर है। तो 1500 किलोमीटर और 68,000 किलोमीटर समझ सकते हैं कि कितना समय लग सकता है। इसीलिए विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी लगाने का काम किया जाए। तो अभी देखेंगे कि ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कवच क्या होता है। तो कवच जो है टक्कर रोधी सुविधाओं से लैस एक इकाई होती है। इसमें 3 घटक शामिल होते हैं, ठीक है। और यह काम कैसे करता है कि मौजूदा सिग्नलिंग सिस्टम पर निगरानी रखने वाली भूमिका होती है।
इसमें लोको पायलट को चेतावनी देने की व्यवस्था होती है। जैसे जो लोको पायलट यानी उस जिस एरिया में, अगर जिस रेलवे लाइन के खंड में ये लगा है, उसमें चलने वाले जितने भी लोको पायलट हैं, उन सबको सिस्टम, उन सब का जो लोको पायलट है यानी जो पायलट है वो, लेकिन जो लोकोमीटर यानी जो ट्रेन इंजन है वो दूसरे ट्रेन इंजन के साथ खुद कनेक्ट रहती है। और अगर ट्रेन का ड्राइवर ध्यान नहीं दे रहा है तो वो पहले उसको आएगा स्पीड पे कि देखो आपकी ट्रेन कोलाइड होने वाली है, आगे ट्रेन है। और अगर वो स्पीड को 15 किलोमीटर पे नहीं लाता है तो वो अपने आप ट्रेन ब्रेक लगाना शुरू कर देगी। आपको आश्चर्य होगा, इसके परीक्षण को लेकर जो वर्तमान रेल मंत्री हैं, ये जब इसकी टेस्टिंग एक जगह कर रहे थे तो वो खुद उस इंजन में सवार थे जिसमें ट्रेन ने ऑटोमेटिक सामने चल रही एक खड़ी ट्रेन को देखते हुए खुद ब खुद ब्रेक मारा था और एक्सीडेंट्स को टाला था। कैसे काम करता है इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कवच प्रणाली कैसे तैनात की जाती है। तो कवच सेटअप में जिस मार्ग पर तैनात किया जाता है उसके 3 घटक हैं। पहला, पटरियों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो तरंगों पर काम करता है, जिसके कारण ये अगर कोई उसको लाइन ऑफ साइट की ज़रूरत नहीं होती है, यानी उसको दृश्यता की ज़रूरत नहीं होती है, वो इधर उधर से घूम के भी वो पहुंच सकता है। यानी इसका इस्तेमाल आप कोहरे में भी कर सकते हो, यानी जहां दिखाई नहीं दे रहा वहां भी ये पहुंच सकता है। इसका जो है इस्तेमाल आप बहुत शार्प टर्न पहाड़ियां हैं वहां भी किया जा सकता है। ऐसे में एक तो रेलवे लाइन पे लगा होता है ये फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, दूसरा इसको सिग्नल देने के प्राप्त करने के लिए रिसीवर हर लोको के जो लोको यानी जो इंजन होता है ट्रेन का उसमें लगा होता है, ड्राइवर के स्क्रीन पर लगा होता है। और इस पूरे सिस्टम को काम करने के लिए जो भी स्टेशन, जितने भी स्टेशन होते हैं उस पे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर लगे होते हैं जिनके तहत ये पूरा सिस्टम 3 घटकों के साथ ये सिस्टम काम करता है। कैसे काम करता है वो बताते हैं। जैसे इसमें चला कि कवच कैसे काम करता है, तो रेल पटरियां, लोकोमोटिव और रेलवे स्टेशन पे ये चीज़ें चल रही है। अब पता चला रेल पटरी पे लगा है, कोई ट्रेन वहाँ से गुजर रही है। अब वो गुजर रही है तो उसने सिग्नल दे दिया और उसी पटरी पर अगर कोई और ट्रेन आगे खड़ी हुई है, एक पर्टिकुलर दूरी तय होता है कि अगर आगे खड़ी होती है तो उसका इंफॉर्मेशन तुरंत फ्लैश करने लगता है, किसके, जो लोको पायलट होता है उसके सामने जो स्क्रीन रहती है उस पर वो फ्लैश करने लगता है। अब उस फ्लैश पे वो क्या करता है, कैसे करता, अगर उसने रिस्पांस नहीं किया यानी वो अपने स्पीड को कम करना शुरू नहीं किया या 15 किलोमीटर के नीचे नहीं लाता है, तो ट्रेन को लग जाता है कि ड्राइवर ध्यान नहीं दे रहा है। तब उसका जो ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है वो अपने आप ट्रेन पर ब्रेक लगाना शुरू कर देता है और अंततः ट्रेन को कोलाइड करने से रोका जा सकता है। जहाँ तक इस सिस्टम का खर्चा की बात है, ये सिस्टम लगभग 50 लाख रुपए पर किलोमीटर, इस पूरे, यानी ऐसा नहीं कि एक हर किलोमीटर पर लगेगा, लेकिन ये जो पूरा 3 घटक है कि ट्रेनों में लगाना है, उसमें रेलवे लाइन पे लगाना है, प्लेटफॉर्म पे जो उसका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, इस तरह से अगर देखा जाए तो पर किलोमीटर का आधार पे 50 लाख रुपए पर किलोमीटर का खर्चा कवच प्रणाली का आता है। लेकिन अगर इसी की तुलना हम जो यूरोपीय देशों में इस तरह की प्रणाली काम करती है उनसे करें तो वहाँ पे 2 से 2.5 करोड़ रुपया प्रति किलोमीटर का खर्च आता है। भारत में देखा जाए तो जैसे अभी ऊपर ही देखे थे कि 1500 किलोमीटर के लगभग आसपास पे अभी, या और मान लो थोड़ा सा तो 2000 किलोमीटर के आसपास पे ये कवच प्रणाली काम कर रही है। हालांकि इस पे ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन टोटल रेलवे लाइन है 68,000 किलोमीटर। ऐसे में अगर हम पूरे के पूरे रेलवे लाइन पर ही इसको लगाते हैं तो भी 34,000 करोड़ का ही खर्चा आएगा। लेकिन कहीं न कहीं हम इस बात को तो मानेंगे ही कि हमारे यहाँ से इस चीज़ को लेकर, जैसे पिछले साल की जो है, अभी तो बजट आएगा तो पता चलेगा, पिछले साल रेलवे के लिए अनुसंधान और उसके लेकर तकरीबन 3,000 करोड़ से ज़्यादा दिया गया था, जिसमें से इस फंड के लिए 2500 करोड़ के आसपास था। यानी 2500 करोड़ में कितना चल जाता, आप 50 लाख से कर दीजिए, यानी 4-5 हज़ार या जो है 4,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर और चल सकता है। तो इस तरह से भी करेंगे तो लग जाएगा 12 साल। जबकि रेलवे विशेषज्ञ बताते हैं कि रेलवे में जो इस तरह की दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए जल्द से जल्द इसको लगाए जाने की ज़रूरत है। और देखा जाए तो ये जो हमारा कवच सिस्टम है, सिर्फ हमारे रेलवे के हमारे लोगों की जान
या हमारे जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नहीं सुरक्षित रखेगा। अगर ये हम सफल कराने में सक्षम हो जाते हैं तो बहुत सारे जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, जिनके यहाँ अब धीरे धीरे जो भी विकसित हो रहे हैं, उनके यहाँ पे हमारा ये सिस्टम आसानी से लगाया जा सकता है, क्योंकि विकसित देशों के सिस्टम से कई गुना हमारा सस्ता है। तो न केवल ये हमारे रेलवे हमारे पैसेंजर्स को सुरक्षित रखेगा, अगर इस सिस्टम को हम अच्छे से लगा के संचालित कर लेते हैं तो ये हमें भविष्य में रेवेन्यू भी जनरेट करके दे सकता है। इसीलिए रेलवे विशेषज्ञ चाहते हैं कि इस सिस्टम को जल्द से जल्द अपनाया जाए, यानी उसके लिए बजट में इस सिस्टम को लगाने के लिए अलग से प्रावधान किए जाने चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी 2-4 साल 5 साल में इसको लगाया जा सके। और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा रक्षा रेलवे बजट के आधार पे 34,000 करोड़ रुपए कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। हाँ, संसाधन की है, इसीलिए इसको पार्ट वाइज करा जाए, लेकिन जल्दी से जल्दी हमारे समस्त रेलवे को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, अगला जो हमारा है वो है 46th अंटार्कटिक संसद बैठक के मुख्य बिंदु। ये अंटार्कटिक संसद अंटार्कटिक को लेकर एक परामर्श समूह या जो कंसल्टिव ग्रुप है या कंसल्टिव पार्टनर हैं, उनकी बैठक है, उसी को कहा जाता है। अंटार्कटिक संधि 1983 में हुई अंटार्कटिक संधि की जो है, उसमें देखा जाए तो 56 देश हैं इस समय उसके हस्ताक्षर करता। भारत भी है, भारत ने भी जो है उसमें उसका हस्ताक्षर करता, 59 का भारत भी 83 में भारत ने उस पर संधि पर हस्ताक्षर किया था। उस 56 देशों में केवल 29 देश हैं जिनको कंसल्टिव पार्टनर बोला जाता है, यानी वो देश हैं जिन्हें इस अंटार्कटिक के गवर्नेंस को लेकर वोट देने का अधिकार है, उसमें निर्णय लेने का अधिकार है, इसलिए इसका नाम अंटार्कटिक संधि कहा जाता है। इस अंटार्कटिक संसद कहा जाता है। इस अंटार्कटिक संसद की 46वीं बैठक केरल के कोच्चि में पिछले महीने जो है लास्ट में 20 से लेकर 30 मई के बीच में हुई थी। इसमें कई सारे प्रमुख बिंदु हुए थे, उसको हम देखते हैं। देखिए, इसमें परिचय के रूप में देखा जाए तो पिछले महीने भारत ने कोच्चि में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी की है। इसमें जो मुख्य मुद्दा है, जो भारत 2007 से ही अपना रहा, 2007 में भी भारत में अटलांटिक ट्रीटी कंसल्टिव जो है मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये अंटार्कटिक में अनियमित पर्यटन के बारे में गंभीर चिंता जताई थी 2007 में। इस बार भी जताई है, और पहली बार बैठक में अंटार्कटिक पर्यटन के लिए एक समर्पित कार्य समूह की स्थापना पर इसमें बात की गई है। और भारत की मेजबानी में ये संसद 20 से 30 मई तक बैठी थी, जिसमें 56 देशों ने अंटार्कटिक में किसी अन्य देश द्वारा जो है अपना दावा करने की जो वर्चस्व की लड़ाई थी, उसको रोकने के लिए जो शीतकालीन दौरान में संधि हुई थी, उस पर अपनी कह सकते हो कि अपना जो है बल देते हुए कि हाँ, उसमें किसी का भी वर्चस्व नहीं होना चाहिए, उसको महत्व देते हुए एकजुट होकर कोच्चि में ये लोग जुटे थे, 56 देश जुटे थे। ठीक है, इसमें जो मेन बात आई थी कि इसमें मुख्य आकर्षण के बिंदु क्या थी, तो देखिए भारत ने यहाँ पे इस पूरे चर्चा के दौरान, इस मीटिंग के दौरान 2-3 बातें थी। देखिए, अंटार्कटिक में पर्यटन और उसकी चुनौतियाँ तो मेन थी, साथ ही में अंटार्कटिक के गवर्नेंस या उसके शासन को लेकर जो अप्रोच है कुछ, कि कई सारे देशों को अभी शामिल नहीं करना है या उसको रोके रखना है पार्टनरशिप में। जैसे देखा जाए कि कनाडा और बेलारूस दोनों काफ़ी समय से उसके कंसल्टिव पार्टनर होना चाहते हैं, जिनको अभी नहीं होने दिया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को भारत ने कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अंटार्कटिक के इस संधि में शामिल करें, ताकि अंटार्कटिक का गवर्नेंस आप एक तरह से उसमें से दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों की उसमें भूमिका हो सके। और साथ ही में इसमें भारत ने अपने दूसरे नहीं बल्कि एक तरह से देखा जाए तो चौथा है, लेकिन दूसरा मैत्री 2 हमारा एक शोध संस्थान है, शोध है जो है वो है, उसको वहाँ पे स्थापित करने के बारे में भी बताया है, जो वर्ष 2030 तक संभवतः वहाँ से संचालन शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैत्री 1 अभी मैत्री तो चल ही रहा, तो वो मैत्री 2 होगा। तो वो बातें कही हैं। अब ग्लोबल गवर्नेंस की, अंटार्कटिक के गवर्नेंस के बारे में बातें की है और पर्यटन के बारे में बात की है। देखिए, इस बार
अंटार्कटिक संसद का सबसे खास मुद्दा टूरिज्म ही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि तेजी से बढ़ता टूरिज्म ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहा है, जिसके चलते वहाँ जल्दी बर्फ पिघलने लगी है। क्यों? क्योंकि कई सारे जो इसके सहयोगी देश हैं उसमें विकसित देश भी हैं, उनके यहाँ जो निजी टूर ऑपरेटिंग कंपनियाँ हैं वो रिसर्च और पर्यटन के रूप में अंटार्कटिक में ढेर सारे लोगों को लाती हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि 2023 में ही देखें कि अंटार्कटिक क्षेत्र में 1 लाख आगंतुक पहुंच गए हैं और वहाँ पे एक इन्फ्लुएंजा भी मतलब फ्लू कह सकते हो कि बर्ड फ्लू टाइप का जो है फैला हुआ है, जिसके खतरे वहाँ पे किसी लोगों को संक्रमित होने से और उसे दुनिया के अन्य हिस्से में फैलने की भी संभावना बढ़ गई है। ये कई सारी चीज़ें हैं कि एक इतनी संख्या जाने से वहाँ पे पर्यटन की संख्या जाने से वहाँ के इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण तेज़ी से बर्फ पिघलने का खतरा है। इन्फ्लुएंजा जैसे घातक बीमारियों के बर्ड फ्लू का जो है रूप एक वहाँ से बाहर आने की संभावना है। तो ये कुछ चिंता है जिसको लेकर बात की गई थी। तो इसमें जो जितने भी उपस्थित देश थे सभी ने कहा था कि पर्यटन के लिए एक रूपरेखा, एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए कि उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, इस पे बल दिया गया है। दूसरा है, भारत ने अपने 35 साल पुराने मैत्री अनुसंधान केंद्र उसके उत्तराधिकारी की घोषणा की है, यानी मैत्री 2 को लॉन्च करने की बात की है और कहा है कि 2030 तक मैत्री 2 चालू होने की उम्मीद है। और इसी बैठक में सऊदी अरब को भी इस अंटार्कटिक संधि में शामिल कर लिया गया है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु थे जिसमें वो बातें हुई थी। इसमें देखिए भारत का संदेश क्या था। भारत का संदेश एकदम साफ साफ था कि भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, दुनिया पूरी दुनिया उसकी परिवार है और कई ऐसे चीज़ हैं जिस पर सभी का हक है, जिसमें से अंटार्कटिक भी वो क्षेत्र है, क्योंकि वो किसी एक देश या कुछ लोगों के एलिट ग्रुप का समूह नहीं होना चाहिए। ऐसे में भारत ने अपने यहाँ बैठक जो संसद इसकी कंसल्टिव पार्टनरशिप की बैठक हो रही थी उसमें साफ साफ कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय संधि अंटार्कटिक संधि को और इसके जो कंसल्टिव पार्टनर हैं जो 29 लोगों को है, इसको कोई एलिट क्लब नहीं होना चाहिए। इसमें से ज़्यादा लोगों को शामिल करना चाहिए ताकि अंटार्कटिक को संरक्षित करने का प्रयास किया जा सके, क्योंकि अंटार्कटिक क्षेत्र जो है पूरे मानवता का है, न कि कुछ देशों का है। और उसी को लेकर ये जो संधि भी हुई थी, अंटार्कटिक संधि, वो इसीलिए हुई थी कि अंटार्कटिक को कुछ देशों के वर्चस्व में ही न रखा जाए, बल्कि उसे पूरे धरती या पूरे मानवता का उसे माना जा सके, जैसे बाह्य अंतरिक्ष होता है। तो देखिए अंटार्कटिक संधि को क्यों अपनाया गया था, क्योंकि उस समय शीत युद्ध चल रहा था और ज़्यादातर देश वहाँ पे अपना कब्जा करना चाह रहे थे। तो इससे चिंतित होकर 12 देशों ने 1 दिसंबर 1959 को इस पर हस्ताक्षर किया था। यह संधि 1961 से लागू हो गई थी और अभी तक कुल 56 देश हैं। 1983 में भारत भी इसमें शामिल हो गया है और इस शीत युद्ध के दौरान इस अंटार्कटिक संधि ने अंटार्कटिक को नो मेंस लैंड इवन होता है कि किसी भी व्यक्ति का वो नहीं है, वो किसी भी देश की सीमा से बाहर है, और जो किसी भी देश की सीमा से बाहर है वो सभी की है, सभी मानवों की, या कह सकते हो कि वो मानवता की विरासत है, इसलिए उसको संरक्षित उसी तरह से करने की बात की गई है। जैसे इसमें क्या कहा गया है कि इसका अंटार्कटिक क्षेत्र का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, किसी तरह का सैन्यीकरण या किलेबंदी वहाँ पे नहीं हो सकती है, इसीलिए सिर्फ रिसर्च अनुसंधान की ही बात चलती है। दूसरा है, सभी हस्ताक्षरकर्ता यहाँ पे वैज्ञानिक जांच करने के लिए स्वतंत्र होंगे और साथ ही में यहाँ पे जो भी वैज्ञानिक जांच हो उसमें एक दूसरे के साथ सहयोग करें और उससे प्राप्त जो आंकड़े हों उसे दुनिया के अन्य देशों के साथ साझा करने पर भी इसमें बल दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि अंटार्कटिक क्षेत्र में किसी भी तरह के परमाणु परीक्षण या रेडियोधर्मी परीक्षण का भी इजाज़त नहीं होगा। यानी अंटार्कटिक को पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है, किसके लिए? मानवता के लिए। अगर हम देखा जाए कि अंटार्कटिक में भारत की उपस्थिति, तो 1983 में भारत इस संधि से का हस्ताक्षर करता रहा है। हालांकि वहाँ पे 81 से ही उसने अपने रिसर्च कार्य के लिए शुरू कर दिया था और 1981 के बाद 1983 में पहला स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री स्थापित किया था। बाद में वो 90 तक चला और वो फिर वहाँ पे बंद हो गया। 1989 में मैत्री नाम से अपना दूसरा अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया, जिसका अभी मैत्री 2 के नाम से भारत 35 साल हो गया है। उसके बाद मैत्री 2 को स्थापित करना चाह रहा है। 2012 में
भारती नाम से जो है वहाँ पे तीसरा वो शुरू किया है भारत ने जो है। तो ये सारी कुछ है अभी चल रहा है। और 2022 में अंटार्कटिक संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करने के लिए भारत ने अंटार्कटिक अधिनियम को अधिनियमित किया है भारत की संसद ने। अंटार्कटिका या अंटार्कटिक क्षेत्र का संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम ये संधि समझौते संसद कर रहे हैं, क्यों हम उसको पर्यटन से बचाना की कोशिश कर रहे हैं, क्यों हम उसे कह रहे हैं कि वो समस्त मानवता का है, वो वहाँ के उसकी इकोसिस्टम, उसकी हमारे जलवायु या हमारे पृथ्वी के कह सकते हो या कह सकते हो हमारे अपने खुद के भविष्य में उसकी महत्वपूर्ण योगदान को देखकर कर सकते हैं। जैसे देखो, ये 14 मिलियन यानी आप कह सकते हो कि 140 लाख या 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला ये दुनिया का 5वें सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका 98% 98% हिस्सा मोटी बर्फ की चादरों से ढका हुआ है। और वो जो मोटी 98% ढका हुआ हिस्सा है, वो जितना भी दुनिया में मीठा जल है यानी जो पेय योग्य शुद्ध जल जिसे बोलते हैं, उसका 75% हिस्सा इसी मोटी बर्फ़ की चादरों में ढका हुआ है। यानी कि अगर अंटार्कटिक में कोई दिक्कत आती है, उसकी बर्फ़ की चादरें पिघलती हैं या कुछ होता है, तो हम अपने मीठे जल का या स्वच्छ जल का या ताज़े जल का, ताज़े तो नहीं लेकिन स्वच्छ जल का, जैसे मीठा जल यानी जो पेय जल है, उसका 75% हिस्सा खो देंगे। साथ ही में ये जो सफ़ेद महाद्वीप है, इसके वन्यजीव और प्राचीन पर्यावरण के लिए भी अत्यधिक है। और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में इसे मतलब देखा जाए, पृथ्वी के 3 ध्रुव, वैसे तो 2 ध्रुव हैं, कौन से, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और एक ध्रुव और माना जाता है हिमालयन क्षेत्र, क्योंकि इन तीनों क्षेत्रों पे खूब बर्फ जो है अपना है। इसमें से जो अंटार्कटिक क्षेत्र है, ये पूरा जो ध्रुव है, ये परमाफ्रॉस्ट से ढके रहते। परमाफ्रॉस्ट यानी बर्फ के नीचे, जो बर्फ के कारण या मौसम का बहुत के उसके नीचे मिट्टी आदि जो है जमी रहती है। उसके नीचे बहुत सारी मिट्टी में चीज़ें हैं, लेकिन वो जमी हुई है। लेकिन जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ़ पिघल रही है, उस परमाफ्रॉस्ट के पिघलने और उसमें से कई सारे जीव जंतुएं जो कभी दबे हुए हैं, पौधे वनस्पतियां जो दबे हुए हैं, उनके सड़ने और उनसे निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस का पुनः उत्सर्जन बढ़ावा देने में भी योगदान देखा जा रहा है। ऐसे में ये सारे कारण हमें बताते हैं कि हमें अपने अंटार्कटिक क्षेत्र को क्यों संरक्षित रखने की ज़रूरत है, क्यों वहाँ पे पर्यटन जो एक्स्ट्रा हो रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है, और भारत क्यों चाहता है कि अंटार्कटिक क्षेत्र के गवर्नेंस में या उसका जो है गवर्नेंस सार्वभौमिक हो, कुछ मुट्ठी भर 29-30 देशों को न हो। 56 देश हैं इसके हस्ताक्षर करता, लेकिन 29 देश ही कंसल्टिव पार्टनर हैं, जिसका भारत भी एक हिस्सा है, वही न हो, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अंटार्कटिक क्षेत्र के जो कह सकते हो गवर्नेंस या उसकी देखभाल करने में शामिल हो सके। ठीक है, तो आज के लिए इन्हीं 3 रहेगा और बाकी आप लोग पढ़िएगा। इससे जुड़े हुए प्रश्न आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे और मैं दे ही देता हूँ वेबसाइट पे, वहाँ पे आप जाके सॉल्व कर लेते हैं, PDF में भी रहता है। ठीक है, चलिए, बाकी अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, बाकी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।